वाले हैं केवीएस पीआरटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। मित्रों, आप सभी लोग अगर केवीएस में प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निश्चित करते हुए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट करते हुए एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है। जनरल इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हो, शिक्षा शास्त्र हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको स्टडी गाइड के बुक के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ साबित होगी। आप एक बार इसे लेकर के जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों, इसके अंदर के बारे में तो आप सभी लोग देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। और एक अच्छे बुक की विशेषता यही होती है कि सर्वप्रथम वह जो है सिलेबस बहुत बेहतरीन आपको समझाती है। आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है 90% जीत हासिल कर लिए हैं। चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे सामान्य जानकारियों का हो, पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। उसके बाद जो है इसमें जो है कंटेंट की भरमार है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जो है पेडागोजी वाले सब्जेक्ट को बताया गया है। और खास बात कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर आपको हर जगह नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर को 7 पार्टों में बहुत ही संक्षेप में जो है कंप्यूटर को इतना डिटेल में समझा दिया गया है, आपका एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर्स फिलहाल तक के जितने भी हो सकते हैं करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल के करंट अफेयर को कवर करते हुए यह बुक प्रकाशित की गई है। आप इसे जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवीएस प्राइमरी में जो है हर हाल में सफलता निश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। हर एक बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही बताना था आपको। अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अधिगम। मित्रों, आप सभी लोग अपने जब से आप जन्म लेते हैं मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उसी सीखने को हम अधिगम कहते हैं और मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम को ही सीखना बोला जाता है। तो आज हम समझते हैं मित्रों सीखना क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग वीडियोज को बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे और नोट्स जरूर बना रहे होंगे और ईमानदारी से इसका रिवीजन करते रहिएगा। निश्चित तौर पे जिस दिन मैं सीडीपी समाप्त करूंगा उस दिन आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स रहेगा जो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखेंगे, अभी 10-15 वीडियो और हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अच्छी पढ़ाई किया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल कर आप पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं बीच बीच में कभी नहीं कहता हूं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग अगर नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा तो हम और बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाएंगे। और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे वीडियो की इंगेजिंग बढ़ती है और जब वीडियो की इंगेजिंग बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमें देखेगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमें देखेगा तभी जाकर के हमको फायदा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा उत्साहवर्धन होगा, उत्साहवर्धन जैसी कोई बात नहीं होती है। वैसे भी मैं कोई मेरे सामने नहीं है फिर भी उत्साह मेरा बढ़ा हुआ है, मैं बोलता ऐसे हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा जो है फायदा होगा, बस इकोनॉमिक फायदा होगा। आप सभी लोगों को सीधे बता रहा हूं। ठीक है, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे उनका भी भला हो, उसके साथ साथ हमारा भी भला हो। ठीक है, देखिए मित्रों, बात करते हैं अधिगम के बारे में। तो अधिगम क्या होता है आप सभी लोग समझ रहे हैं कि अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। ठीक है, यहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, इसका अर्थ होता है सीखना। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो जैसे ही आप जन्म लेते हैं उसके पश्चात मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं, इसे हम अधिगम कहते हैं। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है मित्रों, एक परिभाषा है कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपसे ऑप्शन में दिया गया है अधिगम क्या है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, यहां पर कभी कभी अस्थायी दिखा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। ठीक है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो होता है वह अधिगम नहीं होता है। व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, किसी कार्य को आप करने गए हैं, किसी कार्य को आप सीखने गए हैं, तो आप उस कार्य को अच्छी तरीके से सीख जाएं। ठीक है, आप उस कार्य को अच्छी तरीके से सीख जाएं, उसे कहेंगे अस्थाई परिवर्तन या उसे कहेंगे अधिगम। ठीक है, आप जो है साइकिल चलाने की कार चलाने की सीखने के लिए गए हैं, कार चलाना प्रारंभ करते हैं, आपके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाना ही अधिगम होगा। अगर आप कार चलाना प्रारंभ करते हैं, आपके व्यवहार में
अस्थाई परिवर्तन कब आएगा? जब आप उस कार चलाने को लेकर के प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। और अगर आप अभ्यास छोड़ जाएंगे, शायद आप कार चलाना ही भूल जाएं। ठीक है, तो अगर अस्थाई परिवर्तन आपके जीवन में, आपके व्यवहार में होता है, तभी जाकर के वो अधिगम होगा। अस्थाई परिवर्तन कभी अधिगम नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बना करके यूपी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है मित्रों, ये जो शब्द आया है व्यवहार, ठीक है, ये जो शब्द आया है व्यवहार, इस शब्द के जनक कौन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यवहार शब्द के जनक जेबी वाटसन महोदय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन है? जेबी वाटसन महोदय। ठीक है, ये वही वाटसन है जिन्होंने कहा था मुझे 1 दर्जन बच्चे ला करके दे दो, मैं उन्हें जो चाहूंगा सो बना दूंगा। वही वाटसन साहब है। ठीक है, इन्होंने व्यवहार शब्द का, व्यवहार का जनक इन्हें बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग या व्यवहार शब्द का उत्पत्तिकर्ता कौन था, तो व्यवहार शब्द को पहली बार जो प्रयोग किए थे विलियम मैकडूगल साहब। कौन? मैकडूगल साहब, जिनकी आप 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ करके यूपी टेट के सवालों को सॉल्व करते हैं, वही विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उस किस बुक में इन्होंने इसका प्रयोग किया था? ठीक है, व्यवहार शब्द का, तो ध्यान रखिएगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आप लिख लीजिएगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी बुक में इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया अच्छे से दिखाई नहीं देता है व्हाइट बोर्ड की वीडियो। तो मित्रों, आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि हम जो है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाए, तो आप लोग जो है वीडियो को 360 पिक्सल पर करके देखा करिए। अच्छा, कुछ लोगों को मन में आया होगा कि अब सर कहने वाले हैं कुछ पर हमारा साथ दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। साथ आप सभी लोग दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का भी साथ हमें चाहिए। जब तक वो ऊपर से कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तब तक हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों का साथ है, कृपा दृष्टि है, बेहतर जरूर करेंगे जीवन में अपने, है ना। तो आप सभी लोग जो है 360 पिक्सल पर करके वीडियो को देखा करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, दिखेगा हो गया ना। मुख्य परिभाषाएं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में, यूपी टेट में क्वेश्चन यही 5-6 परिभाषाओं से बनते हैं। यही 5-6 परिभाषाएं आपको कई बार रट लेनी है। सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने अधिगम को क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था अधिगम जो है आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान। क्या है? आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। ठीक है, क्या कहा था क्रो एंड क्रो ने? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा था? गिलफोर्ड मतलब गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड मतलब गिलफोर्ड ही होता है। इन्होंने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किसने कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। याद करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड को मैं इसे गलफड़ा अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको? गलफड़ा, ठीक है, क्या लिख दूं? गलफड़ा लिख देता हूं। गलफड़ा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अब याद इसे कैसे करेंगे? याद कर लीजिए कि अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप किसी को गाली देंगे तो आपका गलफड़ा फाड़, मतलब आपको जो है मुका मार देगा गलफड़े पर। ठीक है, तो इसे ही आप ध्यान रखिए। गिलफोर्ड का मतलब गलफड़ा, और व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अगला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आप डायरेक्ट उसे गाली देंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे तो आपका गलफड़ा फाड़ देगा। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। आगे बात करते हैं मित्रों बीएफ स्किनर साहब की। स्किनर साहब ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या कहा था? स्किनर साहब ने कहा था कि अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर साहब ने कहा था। आप अपने मन से अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं ट्रिक बनाइएगा। वैसे मेरा कोई उद्देश्य ट्रिक वगैरह का नहीं होता है, मैं 2-3 बार पढ़ता हूं, मुझे चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, आपको भी ऐसा होना चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों वुडवर्ड साहब ने क्या कहा था? इनकी परिभाषा क्या है? इन्होंने 2 परिभाषाएं दी थी, ध्यान रखिएगा। पहली परिभाषा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। क्या कहा था? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा था? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, अब कैसे आप इसे याद करेंगे? वुड माने क्या होती है? लकड़ी। वुड माने होती है लकड़ी। मैं अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करता हूं, आप याद कर सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं। वुड माने होती है लकड़ी और वर्थ माने होती है, शायद हमारे हिसाब से मैंने पढ़ा है कभी, योग्यता।
ठीक है। वुड माने लकड़ी होती है, योग्यता, हम योग्यता को नई से जोड़ देते हैं। आपकी जो भी योग्यता होती है, जब आप योग्यता की बात करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं आता है नवीन। क्या क्या बात आती है? नवीन, ठीक है। तो जो नवीन ज्ञान होता है, जो नवीन, इसे ही आप याद करिए, उस लकड़ी को छोड़ दीजिए। वर्थ का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता। और जहां भी योग्यता की बात आती है वहां ही आपके दिमाग में नवीन शब्द आता है कि योग्यता जो भी होती है वो हमेशा नया कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। हम जब भी योग्यता की बात करते हैं तो नवीनता की बात करते हैं। तो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। इन्होंने अगली परिभाषा दी थी कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वुडवर्ड साहब ने वर्थ मतलब योग्यता, योग्यता जहां बात आएगी वो किसका परिभाषक परिचायक होगा? नवीनता का, ठीक है। तो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। और इन्होंने कहा था कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इन्होंने यह भी कहा था विकास की एक प्रक्रिया कौन है? अधिगम है। आगे बात करते हैं मित्रों गेट माने क्या होता है? गेट माने होता है पाना, ठीक है, पाना। आप हमेशा क्या पाना चाहते हैं? आप हमेशा, अगर आपको कहा जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं, अगर आप रियलिटी में अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं मृत्यु पर्यंत, तो आप कहेंगे भैया मुझे कहीं ना कहीं नया नया अनुभव डेली मिलता रहे, मैं उससे बहुत खुश रहूंगा। आप क्या पाना चाहते हैं? गेट माने पाना क्या चाहते हैं? अनुभव। क्या पाना चाहते हैं? अनुभव पाना चाहते हैं, ठीक है। तो गेट साहब ने क्या कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या है? अधिगम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 5 परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। पहला परिभाषा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि आदत, अभिवृद्धि व ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड मतलब गड़बड़ा फाड़ देंगे, ठीक है। तो आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बुरा बर्ताव करेंगे, बुरा, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा? गलफड़ा गिलफोर्ड, ठीक। आगे बात करते हैं स्किनर साहब ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ध्यान रख लीजिएगा, इसे ही आपको किसी ट्रिक से आपको याद करना है, याद करिए, नहीं दोबारा कर लीजिए। वुडवर्ड साहब ने क्या कहा? वर्थ की मतलब होता है योग्यता जहां भी आएगी तहां भी नवीन शब्द आ जाएगा। तो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन क्या है? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन क्या है? अधिगम है। इन्होंने कहा कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। गेट माने क्या होता है? पाना क्या है? हमें अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं जो परिभाषाएं मैंने आपको बताया वो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अधिगम के 3 पक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है कई बार कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा अधिगम का पक्ष नहीं है? तो 3 पक्ष आपके अधिगम के हैं, ठीक है। एक है संज्ञानात्मक पक्ष, जो हम संज्ञान का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है संज्ञान, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप लिख लीजिएगा। एक होता है संज्ञान, ठीक है, एक होता है अधिसंज्ञान। इन दोनों में अंतर क्या है? कभी कभी आप व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए, एक होता है संज्ञान, एक होता है अधिसंज्ञान। ये यूपी सीटेट में अधिसंज्ञान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञान का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और दूसरे के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं। संज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान का उच्च स्तर। क्या होता है? ज्ञान का उच्च स्तर। लेकिन संज्ञान और अधिसंज्ञान में जब हम अंतर की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम दूसरे के बारे में ज्ञान को अच्छी तरीके से अर्जित कर लेते हैं, दूसरे के बारे में अच्छी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम संज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है दूसरे की क्या होती है? दूसरे की परिकल्पना या दूसरे की जानकारी होती है, ठीक है, दूसरे की जानकारी। और अधिसंज्ञान में क्या होता है? जब हम अपने बारे में अच्छी तरीके से अनुभव कर लेते हैं, अपने बारे में अच्छे से जान जाते हैं, तो होता है अधिसंज्ञान, अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में। तो ज्ञान और अधिसंज्ञान को आपने समझ लिया। अधिसंज्ञान को मेटाकॉग्निशन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं यार, कॉग्निटेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं आप? संज्ञान की अंग्रेजी बताइएगा, ठीक है। इसे मेटाकॉग्निटेशन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना बताइएगा। हाँ, देखिए अधिगम के 3 पक्ष है। क्या? संज्ञानात्मक पक्ष एक है, क्रियात्मक पक्ष एक है, भावात्मक पक्ष। जब हम ज्ञान के द्वारा कुछ सीखते हैं, ठीक है, जब हम दूसरे के बारे में जानकारी करके कुछ सीखते हैं तो उसे हम कहेंगे संज्ञानात्मक पक्ष। जब हम क्रिया के द्वारा करके कुछ सीखते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रियात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष, जब हम भाव से कुछ चीजें सीखते हैं, भाव से कुछ चीजें सीखते हैं, इसे मैं आगे डिफाइन करूंगा, ठीक है। काफी लोगों का जो है सिद्धांत इस पर आया है।
संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष में। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के बारे में जब ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे संज्ञान बोला जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब ज्ञान के द्वारा जो चीजें हम हासिल करते हैं वो अध्ययन का संज्ञानात्मक पक्ष कहलाएगा। करके जो कुछ चीजें सीखते हैं वो क्रियात्मक पक्ष कहलाएगा। भाव के द्वारा जो चीजें हम हासिल करते हैं, भाव के द्वारा भी कुछ चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे होता है भाव के द्वारा, जैसे उदाहरण के माध्यम से आप इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे संवेग बोला जाता है, उसमें भी आप भाव से ही चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। भाव से ही चीज़ें सीखते हैं। पिता का सम्मान करना चाहिए, माता जी का आदर करना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं वो इमोशनली होती हैं, संवेगात्मक रूप से, संस्कारिक रूप से आप सीखते हैं, तो भाव से ये चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये होता है भावात्मक पक्ष। तो उम्मीद करता हूँ संज्ञानात्मक के 3 पक्ष, अधिगम के 3 पक्ष आप समझ गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को मित्रों बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, कुछ कारक मैंने यहां पर लिखा है जो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा होती है अधिगम को, अगर आपको अभिप्रेरित किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाता है तो आप बेहतर करेंगे। अगर आपकी मोटिवेशन नहीं दिया जाता है, आपको हमेशा जो है डिमोटिवेट किया जाता है, बा तुमसे नहीं होगा। यूपी टेट में 106 नंबर पा जाओ तब जानो, मैंने नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसे लोग जो है 90 नंबर पाने के लिए तरस जाते हैं। कारण क्या है? तुम 2 घंटा केवल पढ़ते हो दिन भर में। अरे फलाने का लौंडा जो है 110 नंबर पाया था, दिन भर पूरा दिन कमरे में बंद रहता था, पूरा दिन किताब पढ़ता रहता। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम दिन भर ऐसे घूमते रहते हो। तुम्हारे घर में इतना काम है, तुम कहाँ कर पाओगे इसी काम में, है ना। तुम्हारे पापा ऐसा काम उसका देते हैं, मतलब करवा देते हैं, मम्मी इतना कहती है, भाई साहब इतना कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। दिन भर तुम अपने पापा मम्मी का काम ही करते रहते हो, घर का काम करते रहते हो, कब कर पाओगे। तो आपको जब डिमोटिवेट किया जाता है तो आप कहीं ना कहीं आपके अधिगम पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब आपके माता पिता, आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको उत्साहित करते रहे, नहीं बेटा तुम बढ़िया कर रहे हो, एक दिन आने वाले समय में तुम गांव का नाम रोशन करोगे, तुम देश का नाम रोशन करोगे, तुम समाज का नाम रोशन करोगे, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप कुछ गड़बड़ भी कर रहे होगे, तो आपको लगेगा कि हमसे जो है ढेर सारी लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, हम अपने जीवन में बेहतर जरूर करेंगे। हाँ, ऐसा होता है। पर्यावरण और वातावरण, जैसा आपका पर्यावरण होगा अधिगम उसका तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। आपके घर में जिस तरीके का अधिगम होगा आप प्रभाव पड़ेगा। कुछ इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वातावरण कैसा होगा, चोरी डकैती छिनैती शिक्षा जो भी होगा आप उसे सीखेंगे। अभ्यास, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उसका भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना, क्या बताने की आवश्यकता है। अभ्यास मतलब यार कोई भी काम आपको एक बार नहीं लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे उसे, तो एक बार नहीं कर पा रहे, 2 बार नहीं कर रहा। रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है ना। एक रसरी लेकर के आप जो है करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक रसरी की क्या औकात तो पत्थर को काट दे, लेकिन अभ्यास के लगातार धीरे धीरे आ जा रहा है, पत्थर को काट दे रहा है। उसी तरीके से आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लगातार आप उस पर मेहनत करते रहेंगे, निश्चित तौर पर आप उसे हासिल कर लेंगे, पक्का। अगर आप उसे हासिल नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ बड़ा कर जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं नहीं मानता हूं कि कोई बच्चा इसमें से सफल नहीं होगा, हर एक बच्चा मास्टर लगेगा, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा अगर मास्टर नहीं लगता और उसने मेहनत किया है, ईमानदारी से परिश्रम किया है, तो निश्चित तौर पर वो पीछे नहीं रहेगा। जो उसका साथी मास्टर होगा उससे कभी वो पीछे नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाया है और कहीं ना कहीं ईश्वर उसे रास्ता दिखाएंगे, वो बड़ा करेगा जीवन में। एक सरकारी नौकरी करने के बाद बच्चा क्या करता है और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद बच्चा क्या करता है, आप सभी लोग उससे अवगत होंगे। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सरकारी नौकरी अति आवश्यक है, इस वजह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। प्रभावित करता है अभ्यास भाई परिवार तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। परिवार अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपका परिवार कैसा है बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके परिवार में शैक्षिक वातावरण कैसा है इसका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके अधिगम में, बच्चे के अधिगम में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है। कल मैंने जब सामाजिकरण में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि बालक के सामाजिकरण की प्रथम इकाई उसका परिवार ही होता है। अगर परिवार उसे बेहतर मिलेगा तो निश्चित तौर पे बालक बेहतर करेगा। अगर परिवार जो है खत्म टाइप का मिल गया, है ना, परिवार में ही चोरी चमारी छिनैती डकैती चल रही है, गलत शब्द का इस्तेमाल मैंने किया, छोटे अगर ऐसा चीजें हो रही हैं तो निश्चित तौर पे बालक नहीं सीख पाएगा। आगे बात करते हैं समवयस्क समूह, उसके आसपास के जो उसके लेवल के बच्चे हैं वो कैसे हैं। अगर लेवल का बच्चा, यहां पर मैंने संगति लिखा है, अगर आपके लेवल के बच्चे गांजा मार रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप भी गांजा मारने का ट्राई जरूर करेंगे, है ना। मैंने अपने लेवल के बच्चों में कभी देखा है
बगल में बैठ करके अगर बियर का बोतल मार रहे हैं तो एक बार आपको जरूर दिखाएंगे, थोड़ा मारो यार, दिमाग हरियर हो जाता है ना। थोड़ा लो, अच्छे से नींद आएगी। जब आपको शाम को पढ़ते हुए नींद नहीं आएगी, थोड़ा सिगरेट मारो, सुबह नींद खुल जाती है 4 बजे, है ना। तो ऐसा आपके जो समवयस्क समूह होता है वह आपको सिखाएगा। अगर उस बेहतर है तो आपको बेहतर देगा, अगर वो गलत है तो आपको गलत कहीं ना कहीं ट्राई जरूर करवाएगा एक बार, है ना। आगे बात करते हैं अध्यापक। भाई अधिगम को प्रभावित करने वाले ढेर सारे कारक हैं, मैंने कुछ ही कारक लिया है। अध्यापक तो निश्चित तौर पे आपको गुरु आपको प्रभावित करेगा। अब आपके क्लास में आने वाला गुरु जो है, कल मैंने एक उदाहरण दिया था, गुरु जी आते हैं, आप कक्षा 10वीं में अगर सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा था, तो गुरु जी आते थे, पहले ऐसे 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 हाथ लेते थे, हाथ में सुरती रखते थे, सुरती ऐसे मलते थे, है ना, सुरती मलते थे, सुरती मलने के बाद ऐसा करते थे, उसके बाद यहाँ लगाते थे, उसके बाद कहते हाँ चलो शुरुआत करते हैं। ऐसा अगर ऐसे गुरुजी अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप सुरती गांजा बीड़ी तंबाकू नहीं मारते होंगे, लेकिन उस समय बाल बुद्धि रहती है, तो आपको एक बार जरूर लगेगा गुरुजी सुरतियां मार के जब पढ़ाते हैं तो उनका दिमागवा खुल जाता है। तो हम भी एक बार सुरती मार के पढ़ाएं, सुरती मार के देखें, तो एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 3 बार मारेंगे, तो आपको चौथी बार आदत पड़ जाएगी। तो आपका प्रभाव अध्यापक के आदर्श भी आपको प्रभावित करते हैं, है ना। गांजा मार रहा है, दारू मार रहा है, और अगर वो बेहतर है, अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो आपके ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संगति, मैंने संगति अंतिम में लिखा है, तो संगति का प्रभाव तो बहुत ज्यादा होता ही होता है ना। एक बार रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि सबसे ज्यादा, है ना, अधिगम को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक कौन से हैं जो सबके पास उपस्थित होते हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ये वाला ऑप्शन सही था, क्योंकि परिवार सबके पास होता है, हर एक व्यक्ति के पास परिवार होता है, हर एक व्यक्ति के पास परिवार होता है ना। मैं उम्मीद करता हूं हर एक व्यक्ति के पास परिवार होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने घर से बेदखल कर दिया गया होगा, है ना। आगे बात करते हैं समवयस्क समूह। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ समवयस्क समूह होता है, उसका मित्र होता है, उसकी मित्र मंडली होती है जो उसे अच्छा और बुरा सिखाती है ना। आगे बात करते हैं अध्यापक। हर एक व्यक्ति का गुरु होता है, आप माने या ना माने, है ना, आप इस चीज को माने या ना माने, आपके कोई ना कोई गुरु जरूर होगा। वो आपके ही उम्र का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपसे अलग हो सकता है, आप ही की उम्र का हो सकता है, लेकिन गुरु जरूर होगा। और आपके गुरु की बहुत बड़ी महत्ता होती है आपके जीवन पे। मैं कोई गुरु नहीं हूं, कुछ लोग कहते हैं सर आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, क्योंकि आप मुझे रियल लाइफ में देख रहे हैं। मैं अगर गुरु होता तो आपको जीवन पर प्रभाव डालता, वैसे मैं आपके जीवन पे कहां प्रभाव डाल रहा हूं। 15-20 मिनट का आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद हम दिन भर गायब हो रहे हैं, है ना। तो हमसे आप वही चीजें सीख रहे हैं जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं। और वैसे आप हमारा नेचर तो जानते नहीं, हमारी प्रकृति और हमारे व्यवहार से परिचित नहीं है। मेरी रियल लाइफ कुछ अलग होती होगी, रियल लाइफ कुछ अलग होती होगी। कैमरे पर आकर के कौन सा हम अपना नेचर दिखाएंगे, हम तो बेहतर ही बोलेंगे, कैमरे पर एकदम साफ साफ बोलेंगे, है ना। अब कैमरा बगलियां जाके गाली दे रहे हो, तो कौन जानता है भाई। तो हम गुरु नहीं है, क्योंकि हम आपके जीवन में कोई प्रत्यक्षात्मक प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। जो आपके इर्द गिर्द वाले गुरु है ना, गुरु वो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें हो गई। तो अधिगम के बारे में हमने पूरी चीजें जानकारी आपको देने का प्रयास किया कि अधिगम क्या होता है, और अधिगम की जो परिभाषाएं होती हैं, ये 4-5 परिभाषाएं आपके यूपी टेट के एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो आप इसे जरूर जो है रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पे आपको आ जाएगा। ठीक है, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। हो सकता है जीवन में आज समस्याएं हो निश्चित तौर पे, लेकिन आने वाले समय में अगर आप परिश्रम करते हैं तो निश्चित तौर पे समस्याएं जो है कट जाएंगी, और एक दिन आप जो है सफल होकर के अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आखिरी लाइन है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए लगातार बदलाव के लिए, और बदलाव परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप ईमानदारी से सकारात्मक प्रयास किए हैं तो परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएगा। उस सकारात्मक परिवर्तन तब आएगा जब आप सकारात्मक प्रयास किए रहेंगे। और आज अगर आप हमारे साथ मिलकर के सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं तो आने वाला समय आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।